अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और अनफॉर्चुनेटली कोई हेल्दी बात नहीं करने वाली। आज मैं बोली वीडियो में कुछ भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली आजकल मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, मैं आप लोगों से बता चुकी थी। और घर में गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सिर्फ सुबह फजर के टाइम पर थोड़ी बहुत गैस होती है। तो एक्चुअली मेरी बेकिंग की क्लासेस में प्रैक्टिकल होना था और ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लास्ट सैटरडे की है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस वीक में कि मैं इसे एडिट कर अपलोड कर सकूँ। तो आज बस जी टाइम निकाल ही लिया और अब मैं आप लोगों के साथ अपना वीकेंड शेयर करने जा रही हूँ। सैटरडे पहले मैंने सोचा हुआ था, मुझे प्रैक्टिकल क्लास ट्यूसडे को थी जिसके लिए प्रैक्टिस करनी थी केक्सिकल्स की। फ़र्स्ट मैंने संडे का प्लान बना कर रखा हुआ था क्योंकि संडे को थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है 9-10 बजे तक, तो सोचा संडे को ही तैयारी करूँगी या ट्राई करूँगी। बट फिर अचानक दिमाग में आया कि सैटरडे है, अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, केक्सिकल्स बना कर ले जाऊँगी, भतीजियाँ और बच्चे सब खुश हो जाएंगे। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद जल्दी जल्दी किचन की तरफ गई और मैंने केक बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही वॉशिंग मशीन लगा हुआ था और ये भी कोशिश करनी थी कि ब्रेकफास्ट भी टाइम पर रेडी हो जाए। गैस का ओवन ऑन किया। अगर मुझे पहले से मैंने सोचा हुआ होता तो मैं ज़रूर गैस आने का जो टाइम है उससे पहले बैटर रेडी कर रख लेती, ताकि जैसे ही गैस का प्रेशर आए तो मैं इसे ओवन में डाल देती। बट मैंने बहुत ही अचानक से अपना प्लान चेंज किया था। केक बैटर रेडी करना शुरू किया और सोचा आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर कर देती हूँ, आपको केक की रेसिपी बता देती हूँ। बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैं यहाँ पर हाफ़ रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों को फुल रेसिपी लिखवा देती हूँ जो मैं इस रेसिपी के लिए मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। इसके लिए तमाम चीज़ें एक बोल में ऐड कर देनी है। सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 कप पानी लेंगे, उसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और इसे बस इतना गर्म करें कि कॉफ़ी उसके अंदर डाइल्यूट हो जाए। लेकिन जिस वक्त हम इसे केक के बैटर में ऐड करेंगे तो ये पानी गर्म होना चाहिए, वार्म नहीं, पानी गर्म होना चाहिए। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स एक बड़े से बाउल में ऐड करने हैं, जिसमें है 2 कप मैदा, कैस्टर शुगर 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, 2 अंडे, ऑयल 1 कप, मिल्क 1 कप, दही आधा कप। ये तमाम चीज़ें एक बोल में डालने के बाद बस इसे बीट करना है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस, मैंने यहाँ पर कॉफ़ी एसेंस ऐड किया है क्योंकि मेरे पास मौजूद था, लेकिन वनीला एसेंस भी इसमें डल सकता है। और सबसे लास्ट में जो गर्म पानी हमने कॉफ़ी के साथ रेडी किया था वो ऐड करना है। जस्ट इतनी देर मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसे एक पैन में डाल के 180 डिग्री पर 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करना था। मतलब थोड़ा सा थिन बैटर था, इसे ज़्यादा लंबा टाइम लगना था बेक होने के लिए। और मैं ऑलरेडी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी थी क्योंकि मैंने पहले से डिसीजन नहीं लिया। नमाज के बाद मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। ऑलरेडी गैस को आए हुए पौना घंटा हो चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैटर को बन चुका था क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है बैटर को रेडी करने के लिए और तमाम चीज़ें घर में रेडी थी। तो बैटर तो रेडी होकर अंदर चला चुका था और मुझे लग रहा था कि इतनी देर तो गैस का प्रेशर रहेगा इंशाल्लाह कि जब तक केक डन हो जाए। साथ ही साथ मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया था, शामी कबाब सैंडविच बनाए हैं और चाय बनाई है। लेकिन गैस जा चुकी थी, केक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मौजूद था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। छोटा सा एक पैन लिया क्योंकि ऑलरेडी किनारों पर से केक सेट होना शुरू हो गया था और बीच में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में था, तो मैंने इसे छोटे से पैन में ट्रांसफ़र किया और एयर फ्रायर के अंदर डाल दिया। और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से कुक करने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, बस कुछ मतलब इसे कुक करना था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तकरीबन 1 घंटे भी जब मैंने इसे कुक करने के लिए रखा हुआ था 180 डिग्री पर और बिल्कुल भी ये सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की है और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने केक बैटर में मैदा ऐड ही नहीं किया था। इमेजिन, मैंने केक बनाने के लिए रख दिया और उसके अंदर मैंने मैदा ही ऐड नहीं किया था। इसके जब मैंने ये रियलाइज़ किया, यकीन माने एक तो बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि मैं जब 15 इयर्स की थी तब मैंने अपना फ़र्स्ट केक बनाया था और इतने सालों तक अल्हम्दुलिल्लाह 43 इयर्स की हो गई हूँ। ऐसी मिस्टेक मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की है। और बस हो जाता है कभी कभी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। लेकिन ये जो मिक्सचर रेडी हुआ था बहुत ही यमी था, बहुत बहुत बहुत। अगर आप लोगों को लावा केक वगैरह पसंद है तो बहुत, उसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक था
लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही गुई और बहुत मज़े का बना था। खैर मैंने दोबारा से दूसरा बैटर बनाया और इस बार मैंने इसे इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर फ्राई पैन में ही कुक कर लिया था। मैं फ्राई पैन में ऑलरेडी बहुत बार केक बना चुकी हूँ, लेकिन उसके नीचे आपको तवा रखना होता है और बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करना होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्टोव पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि अगर मैं तवा रखती और फिर फ्राई पैन रखती तो इतनी ज़्यादा हीट का नहीं होता है प्रेशर कि वो मेरे फ्राई पैन तक प्रॉपर हीट पहुँच सकती। तो मैंने डायरेक्ट फ्राई पैन को स्टोव पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से नीचे से ये थोड़ा सा बर्न हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। ये केक बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ था। जितना भी मुझे बर्न पीस लग रहा था वो मैंने रिमूव कर दिया था और बहुत 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 अच्छा केक रेडी हुआ है। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल बिगिनर रेसिपी है। लेकिन आज जो मैंने मिस्टेक की है ये मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ। मतलब मैंने गैस ओवन में इसे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए बेक किया है। इसके बाद एयर फ्रायर में इतनी ज़्यादा देर मैंने इसे कुक किया कि मुझे इलेक्ट्रिक के बिल की टेंशन हो रही थी, लेकिन इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। अगर मैंने रिकॉर्डिंग ना की होती तो मुझे यकीन माने शायद याद ही ना आता कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की है कि इसके अंदर मैदा ही ऐड नहीं किया। चले खैर है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था और जो पिछला बैटर था वो भी ज़ाया नहीं हुआ था, क्योंकि वो बैटर या मिक्सचर जो भी रेडी हुआ था वो बच्चों ने बहुत शौक से एंजॉय किया था उसे। अब मैं एयर फ्राई को वॉश कर रही थी, तो इस पर क्लीनिंग का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप इसे पानी भरकर और इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड, थोड़ा सा अगर सोडा और विनेगर भी ऐड करना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्टिकी हो रही हैं इसकी साइड्स या बहुत ग्रीस है उसके ऊपर, तो इस तरह करके आप कुछ देर के लिए इसे ऑन कर रख दिया करें। इस तरह पानी गर्म हो जाता है और फ्यूम्स के साथ तमाम ऑयल वगैरह मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत इजी इसकी क्लीनिंग हो जाती है। केक को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। बहुत बड़े बड़े पीसेस में इसे मैंने तोड़ लिया था और कुछ देर इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ने के बाद में मैंने इसे फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो, ताकि मैं आगे इसका जो काम है वो कंटिन्यू कर सकूं। मीनवाइल अब मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी और बेटी की फरमाइश पर आज चाइनीज़ बन रहा था। सैटरडे की रिकॉर्डिंग है और जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं सैटरडे को अम्मी के यहाँ जाती हूँ, बट बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आज मैं अम्मी के यहाँ इवनिंग में जाने वाली थी। अदरवाइज़ मेरा लंच हमेशा अम्मी के घर ही होता है सैटरडे को। तो मैं आज बना रही थी चाइनीज़ राइस और देखिए मैं मुस्तकिल गलतियाँ कर रही हूँ। पैन में मैंने सबसे पहले ऑयल डालकर गार्लिक ऐड कर दिया और इतनी ज़्यादा उसमें हीट नहीं आई थी, अभी पैन प्रॉपर गर्म नहीं हुआ था। मैंने गार्लिक भी ऐड कर दिया और गार्लिक डालने के बाद मुझे एहसास हुआ मुझे तो अभी अंडा पकाना है। मैंने दोबारा से गार्लिक पैन में से निकाले, उसके अंदर एग्स को कुक किया। स्क्रैम्बल्ड करने के बाद दोबारा मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड कर दिए हैं और इसे मैं सौते कर रही थी। और मैंने ये फ्राइड राइस जस्ट 3 टीस्पून ऑयल के साथ ही कुक किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने राइस सुबह ही बॉईल कर लिए थे जब मैं केक को बेक होने के लिए ओवन में रखा हुआ था। तो राइस मेरे पास डन थे, तो ये काम थोड़ा सा कम टाइम का होता है, तो झटपट मेरी बाकी के तमाम काम होते जा रहे थे। वेजीज़ मैंने जल्दी जल्दी कट कर ली थी। जैसे ही गार्लिक सौते हुए इसके अंदर मैंने बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ऐड कर दी है। इसे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने साथ ही स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर दिए थे। आई नो फ्राइड राइस में स्वीट कॉर्न्स ऐड नहीं होते हैं, बट मेरी फैमिली में सबको पसंद है, इसलिए मैंने स्वीट कॉर्न्स भी ऐड किए थे। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, अगर आप लोग चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस। प्रॉपर रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में अब रिटन रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। कुछ देर सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर बॉइल्ड राइस, हरी प्याज का ग्रीन पार्ट और जो मैंने एग कुक करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है और बस राइस को अच्छी तरह से टॉस किया। सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंने सेसमी ऑयल ऐड किया है। तो टोटल मेरा इस जितना भी राइस का ये बैच रेडी हुआ है इसके अंदर 4 टीस्पून ऑयल यूज़ हुए हैं और ये राइस काफ़ी सारे हैं। आई थिंक ये मैंने 2.5 कप चावल हैं। मज़ेदार से और बहुत ही एरोमेटिक राइस बिल्कुल रेडी हो गए थे। अब इसे स्टोव से हटाने का टाइम हो गया था। अब मैं राइस के साथ सर्व करने के लिए आज बना रही थी ड्रैगन चिकन। आई थिंक मैं आप लोगों के साथ पहले भी ड्रैगन चिकन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने एक बोनलेस फिले लिया हुआ था चिकन का, उसे क्यूब्स में कट करने के बाद इसके अंदर एक अंडा डाला है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना था, नहीं था, इसलिए मैंने वाइट पेपर ऐड कर दी है। चिकन पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है।
और यहाँ पर वो पार्ट आ जाता है कि जहाँ मैं ऑयल को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। लेकिन आप चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, मैंने पर्सनली अब तक ट्राई नहीं किया। आप इन चिकन पीसेस को एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं या फिर तवे के ऊपर या नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर आप हल्का सा ग्रीस करने के बाद या बटर पेपर की लाइनिंग भी कर सकते हैं आप। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा दूर दूर चिकन के पीसेस को रख दीजिए और कवर कर कर इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक कर दीजिए। ऑब्वियसली इतनी अच्छी कोटिंग नहीं होगी जिस तरह से हम फ्राई करते हैं, लेकिन आप ऑयल से बच जाएंगे। एक आइडिया था आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह जिस दिन फ्री होंगी सुकून के साथ कुकिंग करूँगी और गैस प्रॉपर आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हम दोबारा से ट्रैक पर आएंगे। तो अभी मैंने तमाम पीसेस कुक करने के लिए रख दिए थे। तकरीबन 2 बैचेस में मेरा ये कंप्लीट डन हुआ था। चिकन के पीसेस को कुक करने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी सॉस रेडी करनी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तमाम चीज़ें बस एक साथ डालनी होती हैं और सॉस को थिक होने तक कुक करना है। इस स्टेज पर मैं ऑयल की क्वांटिटी को कम कर सकती थी, ये मेरी मिस्टेक है। मैंने फिर भी इसमें रेसिपी को फॉलो करते हुए उतना ही ऑयल ऐड किया है जितना रेसिपी में लिखा हुआ था। तो सबसे पहले 1/4 कप चिली ऑयल ऐड किया है, साथ ही 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था जिसमें मैंने अभी चिकन को फ्राई किया था। चिली ऑयल की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी शेयर कर दूँगी। चिली ऑयल बनाकर आप इजीली इसे 1 साल तक किचन कैबिनेट में रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को डाउट होता है कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है या फॉर अ सेफ साइड आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे काउंटर पर ही रखा हुआ है। चिली ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया था। जैसे ही वो सौते होकर उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसके बाद इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर देनी हैं 1 बाय 1, जिसमें शामिल है 4 टेबल स्पून शहद, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून शुगर। और मैंने राइस में भी शुगर ऐड की थी जब वेजीज़ को सौते कर रही थी, इससे वेजीज़ का कलर ख़राब नहीं होता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून सिरका, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस। चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप ऐड करते हैं तो 1/4 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर सिर्फ चिकन पाउडर ऐड करूँगी। इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक कुक करने के बाद इसके अंदर जो वेजीज़ मैंने कट कर कर रखी हुई थी वो ऐड करनी है, जिसमें आधी शिमला मिर्च, मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली हुई है, और 1 प्याज थी। प्याज को भी थिक स्लाइसेस में कट करने के बाद इसकी लेयर्स को सेपरेट कर कर ऐड किया है। और इसमें मैंने इस वक्त जो हरी प्याज होता है उसका वाइट पार्ट ऐड कर दिया है, चॉप किया हुआ। हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैं लेटर ऑन ऐड करूँगी। जैसे ही मुझे लग रहा था कि सॉस अब थिक होने लगी है, मैंने इसके अंदर जो चिकन कुक कर रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। साथ ही ऊपर से थोड़ा सा मैंने सेसमी सीड स्प्रिंकल किए थे और हरी प्याज का ग्रीन पार्ट ऐड कर दिया था। और बस झटपट सा ड्रैगन चिकन बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े का होता है। अब जब केक बहुत ज़्यादा बन गया था तो सोचा एक डेज़र्ट भी बना लेती हूँ अम्मी के यहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो केक सिकल खाकर खुश हो जाएंगे, बड़ों के लिए भी कुछ मीठा होना चाहिए। तो बस मैंने चॉकलेट कस्टर्ड रेडी कर लिया था, क्योंकि मेरे पास जो केक का मिक्सचर या केक जो बचा हुआ था उसकी मैं लेयरिंग करना चाह रही थी। तो मैंने 1/2 लीटर आई थिंक मैंने ये दूध लिया था और इसमें मैंने ये रॉसमोर का चॉकलेट कस्टर्ड तैयार कर लिया था। 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। और मैंने ये जो केक सिकल हैं ये जो डेज़र्ट है इसमें से कुछ भी नहीं खाया। मैं वैसे बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, बट अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ एक कैसे है कि मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या बहुत हेक्टिक डे निकलता है उस दिन मैं खाना बहुत कम खाती हूँ। तो बस इसी लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को इतना बिज़ी रखूँ कि मैं ज़्यादा मंचिंग या जंक फूड की तरफ ना जाऊँ। कस्टर्ड रेडी हो गया था, उसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था और मिस्टेक ये हुई कि उसे मैंने स्टिर नहीं किया था, तो उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर बन गई थी जिसे मुझे दोबारा से बीट कर कर स्मूथ करना पड़ा था। और तकरीबन दूसरी लेयर के लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। उसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद मेरे पास ओरियो क्रम्स पड़े हुए थे, आप ओरियो को क्रश कर कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडीमेड जो क्रम्स मिलते हैं वो ऐड किए हैं। कोई ख़ास रेशो नहीं है, बस जितना आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम अच्छी तरह से ओरियो फ्लेवर्ड की हो गई है, ऐसा ना लगे कि ओरियो का फ्लेवर ही ना आए और सिर्फ क्रीम का फ्लेवर आता है। तो मैंने इतना ज़्यादा इसके अंदर ओरियो क्रम्ब ऐड किया है कि आप कह सकते हैं कि क्रीम के मुकाबले में ओरियोज़ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हैं।
और ओरियो क्रम्स में ओरियो की जो चंक्स होते हैं वो भी आपके मुंह में आते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में नहीं होता है। तो बस मैंने अपने अंदाज़े से ही इस क्रीम के अंदर ओरियो क्रम्स ऐड कर दिए। तो तकरीबन 3 लेयर्स मेरी रेडी हो चुकी हैं। साथ ही मैंने गनाश रेडी कर लिया था 4th लेयर के लिए। जो मुझे केक्सिकल बनाने के लिए चाहिए था सेम वही गनाश मैंने इसके अंदर भी ऐड कर दिया था। 50% मतलब 1:1 जितना आप चॉकलेट ले रहे हैं उतनी ही आप क्रीम लेकर या तो आप मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं करना चाहिए, बस मैं यही करती हूँ, मैं तमाम चीज़ें दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर या तो माइक्रोवेव कर लेती हूँ या फिर मैं इसे स्लो फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट कुक कर लेती हूँ। लेकिन जो प्रॉपर बेकिंग के लिए मेथड है इसे डबल बॉयलर पे करना होता है, या फिर आप क्रीम को इतना गर्म करें कि किनारों पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, बंद कर दें, उसके अंदर चॉकलेट ऐड करें, 5 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर आप इसे स्टिर करें। चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और आपका बहुत ही मज़ेदार सा गनाश रेडी हो जाएगा। अब मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में सबसे पहले नीचे केक की लेयर कर दी है। हाथों से मज़ीद केक को थोड़ा सा छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड जो तैयार कर रखा हुआ है उसकी लेयर लगाई है, फिर ओरियो क्रीम की लेयर लगाई है और सबसे लास्ट में मैंने गनाश पोर किया है। डिसाइड किया था कि ऊपर थोड़ी सी क्रीम के साथ पाइप करने के बाद ओरियो के पीसेस रख दूंगी, बट जब चेक किया तो आज ओरियो घर पर नहीं था, इस वजह से मैंने टॉप पर पाइप नहीं किया है क्रीम को। मुझे इस तरह के लेयर डेज़र्ट बनाना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है डिफरेंट लेयर्स के साथ डेज़र्ट तैयार करने में। आप इस तरह से अपनी दावतों में पायरेक्स डिश या ग्लास डिश के अंदर बड़े से बोल के अंदर भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट ग्लासेस में भी बहुत कम लेयर के साथ इस डेज़र्ट को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिच है, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा लेकिन बहुत फ्लेवरफुल होता है। आप इसे कंप्लीट ठंडा करने के बाद टॉप पर ग्रेट किया हुआ चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। फ़िलहाल मैंने इसे कुछ भी डेकोरेट करने के लिए ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो आज था वो था केक्सिकल बनाना, और दोपहर होने वाली थी और मेरे केक्सिकल अब तक रेडी नहीं हुए थे। मुझे उन्हें क्रम कर फ्रीज़ करना था और इसके बाद उसका फ़र्दर प्रोसेस होना था। एक बोल मैंने घर के लिए भी रेडी कर लिया था, क्योंकि बेटा आज नहीं आने वाला था, वो घर पर ही था, तो सोचा एक बोल उसके लिए भी रेडी कर रख देती हूँ। तो बस वही रेडी कर रही थी। पहले मैंने केक की लेयर लगाई और कस्टर्ड लगाने के बाद मुझे लगा कि साइड से केक की लेयर नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने दोबारा से बिल्कुल बॉर्डर्स के करीब थोड़ा सा केक ऐड कर दिया था और इसके बाद मैंने ओरियो क्रीम ऐड की और सबसे यमी पार्ट ऊपर गनाश ऐड कर दीजिए। और अब गनाश ख़त्म होने वाला था और मुझे केक्सिकल बनाने के लिए भी गनाश की ज़रूरत थी, तो बस जितना भी थिन लेयर में गनाश ऊपर पोर हुआ वो मैंने ऐड कर दिया और इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब बारी आती है केक्सिकल बनाने की, जिसके लिए आज सारी मेहनत की गई थी। तो केक्सिकल के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और हाथों के साथ इसे क्रम्प किया है मैंने। बेहतर रहता है कि आप जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तब आप इसे चॉपराइज़ कर लें, तो बहुत ही अच्छे से क्रम्स रेडी हो जाते हैं। मैंने जो ये हाथों से किया है तो इसमें कुछ बड़े चंक्स भी रह गए थे। तो अगर आप बिल्कुल स्मूथ केक्सिकल बनाना चाहते हैं तो फिर आप चॉपराइज़ ही कीजिएगा, लेकिन अगर आपने गरम चॉपराइज़ करने की कोशिश की तो फिर वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा सॉगी डो फॉर्म में आ जाएगा। तो बेहतर है कि कम्प्लीटली ठंडा कर लें। इस केक को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं या फॉन्डेंट वगैरह के साथ काम करना पसंद करते हैं तो आप ये केक पहले से बना कर इसे क्लिंग शीट में रैप करें और इसे फ्रीज़ कर रख दें। जिस दिन आपने इसके ऊपर वर्क करना है निकालें, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद अपना काम करें। खैर, मैं आप लोगों को केक्सिकल बता रही थी। तो केक क्रम्ब को आपको मॉइस्ट करना है या उसका डो फॉर्म करना है, और इसके लिए हमें जो गनाश रेडी कर रखा हुआ था वो ऐड करना है। इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, बस आपको इतना ऐड करना है कि ये बाइंड होकर एक डो की फॉर्म में आ जाए। इसके बाद ये केक्सिकल मोल्ड बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत सारी शेप्स में अब तो अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक केक्सिकल रेडी कर दिखा रही हूँ, क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म होने लगी थी। तो बस आपको केक बैटर को केक्सिकल मोल्ड में डालना है। बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर इसे फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ बीच में से होल्स या एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं। इसके बाद स्टिक ऐड करें, और स्टिक ऐड करते वक्त ऊपर से हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर रखिएगा, अदरवाइज़ स्टिक टेढ़ी हो जाएगी और फिर वो पीछे से जब आप केक्सिकल निकालेंगे तो बैक से आपको स्टिक नज़र आएगी। तो बहुत प्रेस कर जेंटली स्टिक अंदर डालें ताकि वो स्ट्रेट अंदर जाए, और इसे फ्रीज़ होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। या थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा।
सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप केक पॉप्स भी बना सकते हैं। मतलब इस डो को आप बॉल शेप में बनाएं और जो पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं उसे सबसे पहले मेल्टेड चॉकलेट में डिप करें और इसके बाद आप केक पॉप्स के अंदर इंसर्ट कर कर उसे कुछ देर के लिए किसी थर्मोपोल के ऊपर खड़ी हुई पोजीशन में छोड़ दीजिए ताकि स्टिक सेट हो जाए। इसके बाद आप फर्दर जो भी इसके साथ डेकोरेशन करनी है, आपको मेल्टेड चॉकलेट में इसे डिप करना है, जो भी काम करना है वो आप लेटर ऑन कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन के लिए सिलिकॉन मोल्ड्स के अंदर फर्स्ट टाइम चॉकलेट सेट करने की कोशिश की थी, बट मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मतलब बिल्कुल बेकार। मैंने जो फ्रेम मोल्ड निकालने की कोशिश की तो वो निकलते ही टूट गया था। फिर मैंने कुछ चीज़ें फॉन्डेंट के साथ भी इसमें सेट कर कर रख दी थी, फ्लावर्स वगैरह, बट मैं इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि यकीन माने बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं हो रहा था फर्दर कुछ भी काम करने का। और जब वाइट चॉकलेट से काम करना हो तो आप वैसे ही थक जाते हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट के साथ काम करना इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक वाइट चॉकलेट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपको इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। आप इसे जैसे ही मेल्ट करेंगे बहुत थिक पेस्ट फॉर्म में होगा। इसको ऑयल ऐड करते करते आपको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी होती है। अगर आपने इसे मेल्ट करते हुए इसमें स्पून चला दिया तो ये ख़राब हो जाएगा और फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें ये सेट नहीं होगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने वाइट चॉकलेट के अंदर पर्पल कलर ऐड किया है और प्रिपेयर्ड जो केक्सिकल थे उन्हें इसमें डिप करने के बाद बटर पेपर के ऊपर रखा और कुछ देर के लिए मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। मुझे इसके ऊपर से ही फॉन्डेंट के या फिर ये जो चॉकलेट के मैंने फ्लावर्स वगैरह बनाए थे वो लगाने थे, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं मेल्टेड चॉकलेट के साथ इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। इस वजह से मैंने चॉकलेट में डिप करने के बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ स्प्रिंकल्स इसके ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो चॉकलेट में डिप करने के बाद ऊपर जब ये मेल्टिंग पोजिशन में है उसी वक्त इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर दें और फिर आप बटर पेपर या सिलिकॉन मैट पर इसे रख दीजिए ताकि चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने 4 केक्सिकल्स पर्पल कलर के साथ और वाइट चॉकलेट के साथ रेडी किए थे और 4 केक्सिकल्स में मैंने मिल्क चॉकलेट ऐड किया है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया था जो मैंने केक्सिकल एक दिन पहले घर में ट्राई करने का डिसीजन ले लिया था। इससे मुझे अपनी सारी मिस्टेक्स जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्टिक पीछे से टेढ़ी हो सकती है, चॉकलेट की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना, किस स्टेज पर आपको कौन सा काम पहले जल्दी कर लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मुझे उस वक्त काम करने के बाद रियलाइज़ होती गई, जिसने मुझे वाकई बहुत हेल्प की है प्रैक्टिकल में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप का 3rd पोजीशन आई थी। लेकिन फिर भी ना ही मुझे वहाँ इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई है अपने रिज़ल्ट्स के साथ और ना ही यहाँ पर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो काम मैंने किया है उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो जिस तरह से मैं और आगे ये दोबारा से ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह अब इस दफ़ा जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो नहीं होंगी, तो बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब ठंडे केक्सिकल्स को आप मेल्टेड चॉकलेट में ऐड करते हैं तो ऑलरेडी बहुत क्विकली वो इसके ऊपर सेट हो जाती है। बस आप कुछ देर के लिए इसे हाथ में होल्ड कर लें, फ्यू सेकंड्स के लिए ही, तो वो सेट होना शुरू हो जाती है। और फिर आप इसे बटर पेपर के ऊपर रखते जाएं और दोबारा से इसे फ्रिज में रखने के बाद जब आप निकालेंगे और बटर पेपर से आप इसे पील ऑफ करेंगे तब आपको इसकी एजेस पर थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट नज़र आएगा। तो उसे आप फिनिश्ड लुक देने के लिए नाइफ़ की हेल्प से ट्रिम कर दीजिएगा, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को पर्पल केक्सिकल में आई थिंक शो किया था। केक्सिकल्स तमाम रेडी हो चुके थे और अब जब मैंने तमाम चॉकलेट जो मैंने सेट करके रखी हुई थी वाइट चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड्स में, उन्हें डीमोल्ड करने की कोशिश की, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि चॉकलेट से कोई काम नहीं बनने वाला है। स्पेशली ये जो फाइन रिंग या फ्रेम शेप है ये बहुत ही क्विकली ब्रेक हो गई थी जब मैंने इसे डीमोल्ड करने की कोशिश की थी। जो फ्लावर वाले सिलिकॉन मोल्ड थे वो फिर भी बहुत इजीली आ गए थे। मैं चाह रही थी कि मैं इसके ऊपर चॉकलेट के साथ ही वर्क करूं क्योंकि फॉन्डेंट का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने फिर भी ये ब्रेक हुआ चॉकलेट रिंग या फ्रेम ही इसके ऊपर सेट किया था और पहली बार मैं अपनी लाइफ में डस्ट के साथ काम कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अब मैं जो डेकोरेशन कर रही हूँ बहुत ही सिंपल मेथड है। मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था और इसे मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रिज़ल कर रही थी ताकि मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए और मैं इसके ऊपर जो भी चीज़ें मुझे स्टिक करनी है वो मैं स्टिक कर सकूँ। जो फेदर मैंने अभी लगाया था पिछले केक्सिकल पर वो फॉन्डेंट का बना हुआ है।
मैंने कुछ चीज़ें फॉन्डेंट की इस पे स्टिक की हैं और कुछ चीज़ें जो मैंने वाइट चॉकलेट से सेट करके रखी हुई थी वो स्टिक की हैं। पाइपिंग बैग के अंदर मेल्टेड चॉकलेट डालकर काम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे ये फ़ील हुई कि अभी ठंडा मौसम है तो टिप के पास से बहुत ही जल्दी चॉकलेट पाइपिंग बैग के अंदर सेट हो रहा था। मतलब एक केक्सिकल के ऊपर मैं जब काम कर कर कुछ देर के लिए उसे पाइपिंग बैग को रख रही थी ताकि मैं उसकी डेकोरेशन कंप्लीट कर सकूं, तो पाइपिंग बैग बहुत स्मूथली बाहर नहीं निकल रही थी। मुझे आगे टिप इसकी क्लीन करनी पड़ रही थी क्योंकि टिप के पास चॉकलेट सेट हो जाता है। तमाम केक्सिकल्स पर जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी या मैं जो कुछ कर पाई थी वो लगाने के बाद बगैर सोचे समझे बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। सबसे लास्ट में थोड़ा सा डस्ट भी इस पर मैंने अप्लाई किया है। ये तमाम चीज़ें यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे तमाम चीज़ों को यूज़ करना आ जाए, इन्हें किस तरह से अप्लाई करना है। सिर्फ इस वजह से मैंने तमाम चीज़ें ही यूज़ की हैं। मतलब मैंने फॉन्डेंट की भी प्रैक्टिस कर ली, मैंने मोल्ड में चॉकलेट डालकर भी प्रैक्टिस कर ली और डस्ट भी मैं इसीलिए अप्लाई कर रही थी। डस्ट अगर आप इस तरह से चॉकलेट वगैरह पर लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी डस्ट ब्रश की हेल्प से ड्राई फॉर्म में इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सा लिक्विडिफाई करना चाहते हैं तो इसे आप ऑयल के साथ मिक्स कर कर और ब्रश की हेल्प से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल के साथ मिक्स कर कर इसे जितना भी मेरे फॉन्डेंट के मोल्ड्स थे या चॉकलेट था उसके ऊपर अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं जो वाइट चॉकलेट के साथ फ्रेम टूट गया था, मैंने वही फ्रेम इसके अंदर यूज़ किया है और बहुत ही डर्टी लुक दे रहा है, बट फिर भी आज मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया है और बच्चे स्पेशली इसे देखकर बहुत खुश हो गए थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब कुछ बेहतर करूँगी। क्लास का अपना प्रैक्टिकल की पिक इसलिए शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है तस्वीर लेना। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।